फिर here है sigma pi r cube and in brackets r plus 12। अच्छा, अब इसके आंसर किस टाइप से देखो जरा, आंसर मतलब इसी फॉर्म में दिया, तो देखो आंसर हाँ, ये इसी फॉर्म में दे रखा है, तो ये आएगा c पर c। यही था आंसर। हाँ, ठीक है, तो बेटा ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तुम घबरा गई हो लगता है एग्जाम में कई बार ना ऐसा हो जाता है। तो दूसरा वाला भी ना मैं खुद से एक बार ट्राई करती हूँ, ये भी मेरे को लग रहा है कि ना ये हो जाएगा, ये सब एग्जाम के टाइम पे हुआ नहीं था। कौन सा वाला? एक और बार ये ट्राई करते हैं, नेक्स्ट वाला भी इजी सा ही था। अच्छा, एक और बचा है क्या कोई सा? अच्छा, कौन सा वाला है? 2 balls आर प्रोजेक्टेड, ये वाला? हाँ। अच्छा, तो इसमें क्या हो रहा है, 2 balls आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ। तो मान लेते हैं ये है एक कोई वॉल है और यहां से ऊपर से इसको प्रोजेक्ट किया है, इक्वल इनिशियल स्पीड v, वन स्टार्ट्स एट एंगल थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल व्हाइल अदर्स, एक स्टार्ट होती है, वन स्टार्ट थीटा से और दूसरी होती है अच्छा अच्छा, ठीक समझ गया। इसका मतलब है एक को तो ऐसे प्रोजेक्ट किया था। हाँ। और एक की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यहाँ से दी है थीटा से, तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इन दोनों की कितनी है? सेम ही वेलोसिटी है, u है। नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेटा कितना कितना है? अच्छा, u cos थीटा। u cos थीटा तो सेम है। ग्राउंड पे पहले कौन सी आएगी? ग्राउंड पे पहले कौन सी आएगी? ये u sin थीटा और ये ऊपर u sin थीटा है, और ये इसकी हाइट हम मान लेते हैं क्लिफ की कितनी है, h है ना? हाँ। ये हाइट h के बराबर है। तो चलो टाइम ही निकालो, दोनों को ग्राउंड पर आने में कितना टाइम लगा ये निकालो। ऐसे होगा क्या, मतलब जैसे एक बॉल को तो हमने थ्रो करके प्रोजेक्ट किया और एक को हमने एक्चुअली ड्रॉप ही कर दिया है, मतलब नॉट एक्जैक्टली ड्रॉप बट वो वर्टिकल के बिलो हमने थ्रो किया है, तो उसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी तो यू साइन थीटा है, तो वो जितना टाइम लगाएगा दैट विल बी h अपॉन यू साइन थीटा टू रीच डाउन। तो नीचे वाली है जो बिलो द हॉरिजॉन्टल थीटा पे हम प्रोजेक्ट कर रखी है। देखो किसी भी बॉडी को, जैसे ये है, इसमें टाइम निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम? काइनेमैटिक्स। हाँ, कौन सी वाली? we can use the second one। हाँ ठीक है, इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? मैं लिख रहा हूँ एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, है ना? अब देखो मैं ये इक्वेशन लगा रहा हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में, ये वेक्टर इक्वेशन होती है, इनमें साइन भी रखने पड़ते हैं, तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, h इक्वल टू यू वाई कितना है इसके लिए, यू साइन थीटा, इसको लिख लेते हैं t1 प्लस हाफ g t1 स्क्वायर, इसका टाइम आ गया यहाँ से। दूसरे वाले को कितना टाइम लगेगा? डिस्प्लेसमेंट तो इसका भी h ही होना है कि अलग होना है? नहीं,
ऊपर वापस यहीं आएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो h ही है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सर इसकी डायरेक्शन में छोटी होगी। हाँ, तो माइनस यू साइन थीटा इंटू T2 प्लस हाफ जी T2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से दोनों को टाइम कैसा लग रहा है? अलग अलग लग रहा है। अब इसमें पूछा गया था, इसमें क्वेश्चन निकालने गया था हमको, अब रेंज कितनी होगी इसकी? हाँ, R1 जो रेंज आएगी वो आएगी u cos थीटा इंटू T1, दूसरी की रेंज होगी R2 इक्वल टू u cos थीटा इंटू T2 के बराबर। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर हम, ठीक है, तो बस रेंज का डिफरेंस निकल आएगा, R2 माइनस R1, और u cos थीटा तो इतना ही रहेगा, और ये होगा T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 कहाँ से निकालोगे? यहाँ से। बस इसको जो है दोनों h के इक्वल है, बस इसको इक्वेट करके T2 माइनस T1 निकाल इसमें रख देना। अच्छा, ट्राई करो थोड़ा इसको, आ रहा है कि हाँ भाई, अब आ रही है आवाज प्रॉपर? ठीक है, तो अब क्या करें, सारे हो गए पिछली बार के क्वेश्चन। अब हमको देखना है जो इस बार के क्वेश्चन थे, है ना। तो पहले जो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे दिखा, मुझे ना बस एक चीज कहनी है, वो जो थर्मल एक्सपेंशन की क्वेश्चन है ना, मैं ऑनेस्टली मेरे को ना बहुत प्रॉब्लम आता है उस क्वेश्चन में, थर्मल एक्सपेंशन और वो वाला जो स्टार्टिंग वाला सेक्शन है ना उसका, उसमें सर मेरे को कुछ जगहों में ना काफी दिक्कत आती है। तो सर मेरे को ना आप थोड़ा अगर थोड़ा एक्सप्लेन भी आप कर सको, थोड़े पार्ट जैसे जो मैंने क्वेश्चन आपको एक दो टाइप ही भेज दिए जिन टाइप में मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, ये एक क्वेश्चन था जिसमें एक ट्राइंगल था, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें 3 रॉड थी, ये हो जाता है ठीक इसमें। ये तो आई थिंक थर्मो का था ना। हाँ, तुम थर्मो का ही बोल रही हो ना? सर ना थर्मल एक्सपेंशन वो वाला जो है ना, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अच्छा, वो वाला बोल रही थी। ठीक, मतलब जो लिक्विड और कंटेनर में लिक्विड होता है जिसमें वो वाले। हाँ, मतलब जो एक्सपेंशन होता है ना दोनों में, मतलब दोनों का ही एक्सपेंशन होता है, फिर ऐसे टाइप की क्वेश्चन होता है। और भी है वैसे, मैं आपको बाद में बोल दूंगी, बट
ठीक है, अरे तुम बोलोगी नहीं, तुमसे सारे हो जाएंगे, बहुत सिंपल है, बता रहा हूँ अभी कैसे करते हैं। ठीक है। देखो इसमें बेसिकली क्या है कि हमने एक ले लिया ये कंटेनर, और इस कंटेनर में है कोई लिक्विड। अभी सिंपल करने के लिए मान लेते हैं कि ये कंटेनर पूरी तरह से भरा हुआ है। अब इस समय कंटेनर का जो वॉल्यूम है और जो लिक्विड का वॉल्यूम है, दोनों वॉल्यूम कैसे हैं? अभी सेम है ना, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। अब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो लिक्विड का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया और कंटेनर का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया। अब थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन अगर मैं सॉलिड का मान लूँ है गामा एस और लिक्विड का है गामा एल के बराबर, तो अगर एक्सपेंशन हुआ और लिक्विड का एक्सपेंशन ज़्यादा हुआ कंटेनर के वॉल्यूम से, यानी अगर गामा एल इज ग्रेटर देन गामा एस, तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा? लिक्विड का। तो लिक्विड का वॉल्यूम अगर ज़्यादा बढ़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड इस कंटेनर से बाहर गिर जाएगा। ठीक है, और अगर कंटेनर का एक्सपेंशन ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? वाटर लेवल डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज़ अपेरेंटली वो जो कंटेनर है वो ज़्यादा एक्सपेंड। हाँ, तो वाटर लेवल जो होगा इसमें वो डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज हो जाएगा? आई थिंक उनके डिफरेंस के बराबर टेक्निकली है। इफ गामा एस इज ग्रेटर देन गामा एल, ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम दोनों का कितना है? वी नॉट के बराबर है। तो फाइनल वॉल्यूम लिक्विड का कितना हो जाएगा? V इक्वल टू वी एल इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा एल इंटू डेल्टा टी के बराबर। ये तो फॉर्मूला याद है अपने को। अब इसका वॉल्यूम कितना हो गया सॉलिड का? तो वी एस इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा एस इंटू डेल्टा टी के बराबर। ये किसका वॉल्यूम है? ऑफ द कंटेनर। हाँ, ये कंटेनर का है। तो अब अगर तुमको ये निकालना है कि इसका वॉल्यूम ये अगर नीचे आया तो कितना नीचे आया होगा, या ये पता करना है कि हाइट कितनी है, तो ये हाइट कैसे निकालें हम इसमें? इसका लेवल डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम कर सकता है, और जो एरिया ऑफ द कंटेनर है, मतलब यू कैन इक्वेट इट कि द डिफरेंस इन वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट, एंड देन वो हाइट की डिफरेंस। हाँ, यानी कि इसमें जो वॉल्यूम है कंटेनर का, सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो इतना पूरा वॉल्यूम है सॉलिड का, और अगर हमने इसको माइनस कर दिया तो ये वॉल्यूम बचेगा। इस वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इनटू द हाइट। इसका एरिया लिख सकते हैं A इंटू एच के बराबर। ठीक है, अब एरिया कितना लिखेंगे इसका? देखो एरिया को ऐसा लिखते हैं, मैं तुम्हें कुछ कुछ चीजें बता रहा हूँ। एरिया ऐसा लिखते हैं कि मान लो इसका इनिशियल एरिया कितना था? A नॉट था, तो फाइनल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका? फाइनल सरफेस एरिया हो जाएगा A इक्वल टू A नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी के बराबर। और बीटा कितना होता है? 2 अल्फा, और गामा होता है 3 अल्फा। तो हम एरिया इंटू एच ऐसे लिख सकते हैं, A नॉट, और इसको हम अल्फा गामा दिया होगा तो उसको हम क्या लिख लेंगे? 3 अल्फा। ये आपस में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, और फिर हम डिफरेंस निकाल लिया करेंगे इसका। ठीक है, अच्छा, अभी जो तुम्हारा क्वेश्चन था वो हम उस पर आते हैं। तुम्हें ना इसमें दिक्कत नहीं हो रही है बेटा, तुमको मालूम कि इसमें दिक्कत हो रही है? जो थ्रस्ट वगैरह जो उसमें लग रहे थे ना, उसमें थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत वहां पर है। अभी करते हैं वो क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करना है इनको। मतलब ये ना एक्सपेंशन के इजीएस्ट पार्ट है, इसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी उस समय 11th में ज़्यादा। तो क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? ये वाला क्वेश्चन करिए, व्हेन ए ब्लॉक ऑफ आयरन फ्लोट्स इन मर्क्यूरी। ये वाला? हाँ, ये वाला। ऐसा और भी है क्या कोई? नहीं, मतलब नहीं है, एक पैराफिन वाला भी है। एक ग्लास बॉटल ऑफ कैपेसिटी 50 cc एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज फिल्ड विद पैराफिन एट 15 डिग्री सेल्सियस। एक ये भी है ना इसी तरह का?
पहले कौन सा करना है? फिर फ्लोटेशन वाला ये वाला करते हैं। ये आयरन वाला, ठीक है ठीक है। तो इसमें ये है कंटेनर, और इसमें एक आयरन का ब्लॉक फ्लोट कर रहा है। ये आयरन का ब्लॉक बनाया मैंने, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन में कितने टेम्परेचर पर है ये? एट 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरा वाला केस हम लेते हैं, वो कितने टेम्परेचर पर था? 60 डिग्री सेल्सियस पर था, ठीक है। तो मुझे बताओ दोनों केस में ना, अब तुम क्वेश्चन समझ के बताओ क्या हो रहा था इसमें। मतलब बेसिकली ये पहले तो कह रहा है कि इनिशियल कंडीशन पे हमने जो रखे है 0 डिग्री सेल्सियस, हमने एक ब्लॉक ऑफ आयरन को छोड़ दिया है पानी में और वो फ्लोट कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। मतलब वो एक पार्शियली सबमर्ज्ड है एंड फ्रैक्शन ऑफ मतलब वो फ्रैक्शन ऑफ इट इज अंडर वाटर, जिसकी हमें फ्रैक्शन K1 दे रखी है। ठीक है, फाइनली जब हमने ठीक। हाँ, इसके अब ना इसकी इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पर। क्या इक्वेशन बना सकते हैं बेटा, बताओ इसमें। इसमें तो ये लगता है ना कि जैसे फोर्स और हम उसके वेट को मतलब फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट और उसके वेट को इक्वेट करता है, ठीक है। हाँ, mg बस तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो इस पर एक mg लग रहा होगा नीचे और ऊपर अपथ्रस्ट लग रहा होगा। तो जो mg है इसका वो किसके बराबर है? the buoyant force which is v inverse into rho of liquid and g। हाँ, ये है रो ऑफ लिक्विड। कितने डिग्री सेल्सियस पर है ये? 0 डिग्री पर। 0 डिग्री। इसको कुछ सिंबल यूज किया है क्या इन्होंने? नहीं किया है। चलो, रो ऑफ लिक्विड इनटू जी, और यहाँ वॉल्यूम क्या लिखा? फिर ये K1 लिख सकते हैं। हाँ, बस यही गड़बड़ कर, इसकी लैंग्वेज समझो। इसमें K1 क्या चीज है? फ्रैक्शन ऑफ द हाँ, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम है ये। वॉल्यूम थोड़ा है जो सबमर्ज है। मतलब क्या चीज है ये? इस समय इसका टोटल वॉल्यूम कितना मान लें हम? सपोज V0 ले लेते हैं सपोज। तो इसका वॉल्यूम अगर V0 है तो डेल्टा V0 अपॉन V0 इक्वल टू K1 हुआ ना। हाँ। तो ये डेल्टा V0 क्या चीज है? नहीं नहीं, ये जो इसके अंदर सबमर्ज पोर्शन है ना, हाँ। ये डेल्टा V0 है। हाँ। और ये टोटल वॉल्यूम है। तो डेल्टा V0 हुआ जो सबमर्ज पार्ट है इसका, है ना। तो हमको यहाँ पे यही लिखना होगा ना। तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा V0 इक्वल टू K1 V0। तो इसको मैंने लिखा K1 V0 के बराबर। और ये डेंसिटी है लिक्विड की कितने टेम्परेचर पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। अच्छा, अब आते हैं दूसरे वाले केस में। तो पहले ना इसमें देखो लिक्विड की डेंसिटी बदल जाएगी ना इसमें। अच्छा, तो अब लिखते हैं इसका जो मास है वो तो उतना ही रहेगा। तो mg इक्वल टू, अब क्या लिखना है हमको? K2 V0 नहीं होगा। सुनो, तो ये V0 क्या था? अच्छा, ये अब ये वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। इसका क्यूब का ब्लॉक का वॉल्यूम भी चेंज होगा ना। ये भी चेंज होगा। तो कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब एट 60 डिग्री सेल्सियस, इसको लिख लेते हैं V इक्वल टू, ये हो जाएगा V0 1 प्लस 60। गामा किसका आएगा? ये गामा आएगा लिक्विड का है। ये किसके वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं? ब्लॉक का ना। ब्लॉक का। तो ये ब्लॉक का गामा आएगा ना, गामा Fe। ठीक है। अच्छा, अब जब फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगा तो उसमें हमको डेंसिटी लिखनी पड़ेगी लिक्विड की, तो डेंसिटी भी चेंज होगी। तो डेंसिटी में कैसा रिलेशन निकालते हैं? मान लो इसमें ये होता है ना कि मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और डेंसिटी के साथ मास और वॉल्यूम का रिलेशन होता है।
तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी सब्सिक्वेंटली वो डिक्रीज करना है, तो वहां से हाँ ऐसे निकाल देंगे। देखो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फाइनल इस लिक्विड का वी एल इक्वल टू, इसको मैंने कैसे वी एल डैश कर लेता हूँ। यह है इनिशियल वॉल्यूम, कितने डिग्री पर है ये? 0 डिग्री पर। हाँ ये वॉल्यूम है 0 डिग्री पर। किसका वॉल्यूम है ये? लिक्विड का वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम है ना, इनटू 1 प्लस गामा किसका आएगा यहाँ पर? ये लिक्विड का है। इतना आएगा। और कितना टेम्परेचर में चेंज किया हमने? 60। अब हमको ये वॉल्यूम नहीं चाहिए, डेंसिटी चाहिए, तो मास अपॉन डेंसिटी लिख देंगे हम इसको। तो ये मास ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये डैश कर देते हैं इसको, ये फाइनल वाला, और 1 प्लस गामा एच जी इंटू 60 हो गया। एम एल कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल डेंसिटी कितनी आई इसकी? रो एल डैश इक्वल टू, ये आएगा रो एल अपॉन 1 प्लस गामा एच जी इंटू 60 के बराबर। ये नई डेंसिटी आ गई। बस अब तुम कर लोगे इसको। अब यहाँ पे मुझे वॉल्यूम ऑफ द अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं ना बाइनोमियल वाला कि तो क्यों लगा है इसमें? लेकिन क्यों लगा है इसमें? जरूरत ही नहीं हुई लगाने की, है ना। तो अब इसमें एम जी इक्वल टू, अब वॉल्यूम क्या लिखेंगे? जो सबमर्ज पार्ट का वॉल्यूम है ये वाला, फिर इसमें से लिखेंगे ये है मान लो डेल्टा वी है, तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन वी। कौन सा वाला वी? ये वाला वी। समझ में? लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ चुका है ना, ये सॉरी इसका वॉल्यूम बढ़ चुका है। हाँ बढ़ा है। तो इसका फाइनल वॉल्यूम कितना है? ये है वी। हाँ समझते जाओ, मुझे अभी नहीं लग रहा तो समझ रहे। हमने तो नया वॉल्यूम कैलकुलेट किया था। हाँ नहीं वॉल्यूम किसका ये नहीं, वॉल्यूम किसका ये समझ रहे हो? किसका वॉल्यूम लिख रहे हैं हम यहाँ पर? ये किसका वॉल्यूम लिखना है मुझे? मतलब लिक्विड का, जितना लिक्विड का हाँ लिक्विड का वॉल्यूम जो डिस्प्लेस्ड है। लेकिन लिक्विड का जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है वो किसके वॉल्यूम के बराबर है? जो ये फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम है। हाँ ये फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम क्वेश्चन में किसका गिवन है? इसका, ब्लॉक का। हाँ तो ये ब्लॉक का फाइनल वॉल्यूम इतना हो गया V नॉट 1 प्लस 60 FE के बराबर। हाँ तो इसका फ्रैक्शन निकाला है हमने ब्लॉक का, ये डेल्टा वी, और यहाँ से डिस्प्लेस हो गया। तो डेल्टा वी अपॉन वी कितना दिया है क्वेश्चन में? K2 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा? K2 इंटू वी, और वी कितना है? V नॉट 1 प्लस गामा FE इंटू 60। हाँ ठीक है, देखो समझ में आ रहा है? हाँ नहीं अब इसमें हम लिखेंगे एम जी इक्वल टू डेंसिटी, एच वी रो जी लिखते हैं ना, तो वी कितना? ये वाला लिखेंगे K2 V नॉट 1 प्लस गामा FE इंटू 60। K2 ये तो हो गया V, और अब क्या लिखना है? डेंसिटी। तो डेंसिटी कितनी आएगी? ये वाली है, हाँ रो एल अपॉन 1 प्लस रो एच जी इंटू 60 के बराबर इंटू जी। ठीक है, हाँ अब ये भी बायंसी फोर्स mg के बराबर था, या थ्रस्ट फोर्स mg के बराबर था, ये थ्रस्ट भी mg के बराबर है। तो इन दोनों को ये और ये इक्वेट करो, तो रो एल और जी कैंसिल हो जाएंगे, रो एल और जी, और वी नॉट कैंसिल, वी नॉट रो एल और जी कैंसिल हो गए। तो यहां से तो बचता है केवल K1 इक्वल टू, यहां से बच रहा है K2 इंटू 1 प्लस गामा FE इंटू 60 अपॉन 1 प्लस, ये मैंने रो क्यों लिखा है? ये गामा HG आएगा, गामा HG इंटू 60। ठीक है, अब इसमें पूछा गया था रेशियो किसका निकालना था? K1 बाई K2। तो 1 प्लस गामा FE इंटू 60 अपॉन 1 प्लस गामा HG इंटू 60 के बराबर। तो आंसर चेक करो कौन सा हुआ है। दिस इज ऑप्शन नंबर ए है। हाँ ये ए हो जाएगा आंसर इसका।
ठीक है, तो अभी ना इस पे सडनली आगे नहीं बढ़ते, पहले इसमें ना समझ लो और मुझे बताओ कि तुम्हारे को डाउट क्या है इसमें। सर मैंने ना बीच में इंटरमीडिएट सेकंड वाली इक्वेशन नहीं कर दी, सेकंड वाली 60 डिग्री ना यहाँ पे लिखने में मैंने गलती कर दी। एक तो मैंने थोड़ा बाइनोमियल में लिख दिया था, वो डेंसिटी में जो बता रही थी ना आपको, मैंने वो -1 मतलब नीचे का ऊपर कर दिया, माइनस थोड़ा -1 है थोड़ा वैल्यू में लगा दिया, तो हाँ तो एक माइनस आ गया। ठीक ठीक, देखो बाइनोमियल ना इसमें ना तुम्हारी गलती नहीं है, एक्चुअली क्या है कई जगह ना बाइनोमियल यूज कर लेते हैं, कई जगह नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि बगैर बाइनोमियल यूज किए अगर काम चल रहा है तो हम बगैर बाइनोमियल के ही कर लेंगे सॉल्व इसको, फिर बाइनोमियल नहीं लगाएंगे। और अगर बगैर उसके काम नहीं चल रहा है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, तो बाइनोमियल लगा लिया करेंगे, है ना। और कोई चीज इसमें, अच्छा एक और चीज है इसमें ना, ये K1 इज नॉट द वॉल्यूम, ये फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम था, ये भी हो सकता है मिस्टेक की हो, है ना। नहीं सर इसमें तो बच गए क्योंकि V0 कट रहा है। अच्छा बच गई है तो। ठीक है ठीक है, चलो बट हाँ थोड़ा चेंज कर देते तो नहीं बचती। अच्छा आप कौन सा है ऐसा, एक वो पैराफिन वाला, हाँ पैराफिन है, उसको एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को। यस वो कर लो। A glass bottle of capacity 50 cc at 0 degree Celsius is filled with paraffin at 15 degree Celsius। तो जो बॉटल का वॉल्यूम है वो कितना है, 50 cc है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम 50 cc है, और उसमें पैराफिन हमने फिल किया है कितने टेम्परेचर पर, 15 पर, तो बॉटल का टेम्परेचर भी 15 हो गया होगा, तो पैराफिन का वॉल्यूम कितना होगा, जितना कि बॉटल का वॉल्यूम है 15 डिग्री पर, 15 डिग्री पर बॉटल का जो वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम पैराफिन का है। ठीक है हाँ। बॉटल का जो वॉल्यूम गिवन है ना 50 cc, वो तो 0 पर है। जब पैराफिन का टेम्परेचर 15 डिग्री है और उसको हमने बॉटल के अंदर डाल दिया तो बॉटल का टेम्परेचर भी 15 हो गया, तो वॉल्यूम 50 cc नहीं रहा होगा, चेंज हो गया होगा, है ना। अच्छा आगे क्या है, गिवन दैट डेंसिटी ऑफ पैराफिन एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 0.82 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ पैराफिन फॉर द रेंज 0 to 15 इज दिस। तो टेम्परेचर बढ़ाया है तो उसकी डेंसिटी भी चेंज हो गई होगी पैराफिन की, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्लास बॉटल जो है उसका दिया, यानी हमें गामा चाहिए होगा बॉटल का, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। द मास ऑफ पैराफिन इन द बॉटल इज, तो मास निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये है बॉटल, और इसका 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम था वो था 50 cc के बराबर। अब हमने पैराफिन को इसमें फिल कर दिया, तो जो टेम्परेचर हो गया इसका, वो टेम्परेचर हो गया 15 डिग्री सेल्सियस। तो 15 डिग्री सेल्सियस पर बॉटल का वॉल्यूम क्या है, ये चेंज हो जाएगा, दिस विल बिकम V dash is equals to 50 into 1 plus the volume expansion का coefficient, ये होगा 50 into 1 प्लस गामा ऑफ बॉटल। हाँ तो बॉटल का क्या दिया हुआ है, लीनियर एक्सपेंशन भी, 9 into 10 की पावर में लिखें तो कितना आएगा, फिर ये आएगा मतलब जो लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट आएगा 9 into -6,
और टेम्परेचर कितना लिखेंगे? 15 डेल्टा। ये 15 हो गया। यहां तक क्लियर है? हाँ, यही वॉल्यूम किसका है? इतना ही वॉल्यूम किसका है? पैराफिन। पैराफिन का भी है। हाँ, अब पैराफिन का अगर हम मास लिखें, मास ऑफ पैराफिन, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पैराफिन इंटू डेंसिटी एट 15 डिग्री सेल्सियस। तो वॉल्यूम पैराफिन का तो ये लिख देंगे हम, 50 इंटू 1 प्लस 45 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -6 इंटू, अब डेंसिटी क्या लिखेंगे? इसकी डेंसिटी कितने डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी थी? 0.82 ना? हाँ, तो फॉर्मूला भी अभी हमने लिखा था, वही लिखेंगे यहाँ पर, 0.82 अपॉन 1, हाँ, अपॉन 1 प्लस, ये है वो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम दे रखा है, कितना? 9 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 15 इंटू 15 हो गया सॉल्व अब तो ये। बस हो गया। अच्छा, लेकिन ना कैलकुलेटर से कर लो जरा कितना है इसका आंसर, वेरीफाई आंसर याद उसमें है ना तुम्हारे पास, इसका कौन सा है? हाँ, हाँ, तो मुझे वेरीफाई कर लेना तो जरा, तो सॉल्व करके बताओ आंसर कितना है। इसमें अप्रोक्सीमेशन से लगा सकते हैं क्या? नन -6 है, तो मतलब ये तो बहुत छोटी क्वांटिटी हो गई कंपेयर टू 1, मतलब अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते इसमें? लगा तो सकते हैं, लेकिन क्या, क्योंकि मतलब इतने पॉइंट में तो फिर आंसर भी वेरी नहीं करेगा ना। तो 15 टू 0.82 हो जाएगा फिर, तो देखो इससे कितना आ रहा है। ऐसा वही सोच रही हूँ। एक आंसर तो है इसके नियर बाय। कौन सा? नहीं, तुम्हारा कितना आ रहा है इसको सॉल्व, 15 टू 0.82 करने से? अच्छा, अप्रोक्सीमेटली 41 आ रहा है इसमें, या एक ऑप्शन 40.5 दे रखा है। नहीं नहीं, तुम्हारा कितना आ रहा है? इसको बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ना, हाँ, ये आ रहा है तो 41 आ रहा है। अच्छा, और ऐसा ऑप्शन क्या क्या है? 40.5 है, तो बहुत राइट से वेरिएशन है। हाँ, तो 41 आ रहा है तुम्हारा। हाँ, हाँ, तो अगर कैलकुलेटर से करना जरा कितना आता है अप्रोक्सीमेशन, अगर ना लो। अच्छा, कैलकुलेटर लगाओ। हाँ, लगाओ लगाओ कैलकुलेटर से। हालांकि देखो एग्जाम में अगर होगा ना तो हम अप्रोक्सीमेशन से ही करेंगे, क्योंकि वहाँ टाइम लग जाएगा। हाँ सर, ये तो मतलब बहुत ही 10 to the power -6 लेकिन ना जेईई मेंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले। हाँ, और देखो इसमें जो बाकी ऑप्शन दिए हैं ना, वो बहुत बहुत दूर 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 है, तो हम ये आंसर कर सकते हैं इसका, है ना? या तो मैं आंसर देखूं वहां से? देखो देखो मैं देख लेती एक।
वही है 40.5। हाँ। हाँ ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशन हम इसमें इतना लगा सकते हैं। ठीक, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन? इसके बाद एक्सपांशन वाले ही देखें, रॉड हीट ट्रांसफर के। हाँ सर, हीट ट्रांसफर का वो जो क्यूब वाला क्वेश्चन था, क्यूबॉइड टाइप का बना था रॉड का, वो नहीं हो रहा था सॉल्व। ये मतलब थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ रही थी इसमें कि मतलब आई वाज ट्राइंग टू कैलकुलेट कि मतलब पहले क्यू का कितना आ रहा है, फिर वहां से आई गो टू यू, वहां से मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। चलो अभी करते हैं इसको, और उससे पहले ना मैं जरा करंट इलेक्ट्रिसिटी पर आ जाओ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में होते हैं ऐसे सवाल, और हीट ट्रांसफर और करंट, यानी हीट करंट और इलेक्ट्रिक करंट दोनों में ओम्स लॉ लगता है, दोनों के फॉर्मूले काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो एक क्वेश्चन तुमने अभी 12th क्लास में किया होगा, मैं जरा उस पर आता हूँ। जैसे कि ये हमने बनाया, एक क्यूब बना दिया है। हर एक, ये मतलब क्या है, एक ये सॉलिड क्यूब नहीं है, ये वायर का फ्रेम है, और एक एंड ये वाला एक कॉर्नर ये लिया, दूसरा वाला कॉर्नर ये, और इस पर मैंने एक बैटरी लगा दी है ना इधर। तो हमको कैलकुलेट करना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर हर एक एज का जो रेजिस्टेंस है R है, हर एक एज का रेजिस्टेंस अगर R है, तो इसके डायगोनली पॉइंट जो है इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कितना आएगा। ये कैसे करती हो सॉल्व? ये हमें बताया था कि मतलब एक ना इक्विपोटेंशियल से दैट मतलब सेम पोटेंशियल के पॉइंट ढूंढने को हमें कहा। बिल्कुल, तो इसमें सेम पोटेंशियल के कौन कौन से पॉइंट है? सर हमें ऐसे चेक करना पड़ता है कि लाइक फॉर एग्जांपल, तो ये है 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसमें सेम पोटेंशियल वाले कौन कौन से पॉइंट्स बेटा बताओ जरा ये। एक ऐसे हम कह सकते हैं 2 and 5 are equal to this one. 2 और 5। 5 और बताइए। फिर एक हो सकता है चलो कैसे पता किया ये भी बताओ मुझे जरा, कैसे पता कर रही होगी सेम पोटेंशियल? सर मतलब हम ऐसे कर सकते हैं लाइक जैसे 2 को हमने ले लिया, वो जो एक एंड है वो उससे एक वायर दूर है काइंड ऑफ, या उसके बीच में जो इट इज कनेक्टेड बाय वन वायर टू वन एंड, और दूसरे में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज बाय 2, मतलब 2 वायर का डिस्टेंस है टू द अदर साइड ऑफ द कनेक्शन। और फिर 5 में भी लाइक इफ वी सी कि एक वायर से इट कैन रीच वन एंड ऑफ द कनेक्शन एंड दूसरे में फिफ्थ में इफ आई टेक वो 2 वायर से। चलो मैं बताता हूँ, देखो ज़्यादा क्या करना, केस ये सिमेट्री का है। सिमेट्री का केस ये है कि इसमें जो भी वायर है ना, ये सारे इन सभी वायर का रेजिस्टेंस कैसा है, सेम है। क्या देखा करो कि करंट यहाँ से अगर भेजा हमने और पहुँचना है उसको 7 तक,
तो 1 से 7 तक अगर करंट को जाना है तो यहाँ से करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक इसमें और एक इस वाले में। राइट। इन तीनों में से कौन सा वाला पाथ सिमिलर है, या कोई से दो सिमिलर हैं या तीनों ही सिमिलर हैं? इसे चेक करने का तरीका ये होता है कि देखो कि 1 से 7 तक जाने के लिए मिनिमम कितने रेजिस्टेंस क्रॉस करने पड़ेंगे। तो यहां से अगर जाना है तो 1 से 5, तो मिनिमम कितने रेजिस्टेंस क्रॉस करके 7 पे पहुंच जाओगी इस वाले पाथ से? अच्छा, इस वाले पाथ से मिनिमम मेरे को और 2 ट्रैवल करने। हाँ, टोटल यहां से टोटल कितने रेजिस्टेंस क्रॉस किए? 1 हाँ। 2 3, या तो ऐसे चले जाएं या यहां से यहां आ जाए। तो अगर मैं इस रास्ते से जाता हूं तो मिनिमम कितने रेजिस्टेंस क्रॉस करने पड़ेंगे? 3। अगर इससे आते हैं तो मिनिमम कितने क्रॉस करने? यहाँ पे भी 2 एक्स्ट्रा 3, 1 2 3 है ना, सेम है। या यहां से जाते हैं तो भी 3। तो ये दोनों पाथ कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। इस वाले को चेक करो, 1 से 2 वाले में मिनिमम कितने रेजिस्टेंस क्रॉस करने हैं 1 से 7 जाने के लिए? अलोंग 1 2 पाथ अगर हम ट्रैवल करें तो और 2 करना है, मतलब 3 टोटल 3, यानी कि तीनों पाथ कैसे हैं? सिमिलर है। तो तीनों पाथ अगर सिमिलर हैं तो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा? सेम होगा। यानी जितना करंट इसमें है I0, तो I0 इसमें होना चाहिए, I0 इसमें होना चाहिए। हाँ। ठीक है, चलो एक चीज हो गई। अब हम क्या करते हैं, मान लो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हम यहां पर और नेगेटिव लगाते यहां। हाँ। तो फिर हम 7 से जाते 1 तक। हाँ। तो 7 से 1 जाना या 1 से 7 जाना, रास्ता कैसा है? सिमिलर है, क्योंकि सिमेट्री की सिचुएशन है। यहां से भी 1 2 3 में यहां पहुंच जाएंगे, 1 2 3 में यहां पहुंच जाएंगे। अब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगाने पर जितना करंट यहां से बाहर निकलेगा, हाँ। अगर मैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहां लगा दूं तो उतना ही करंट इसमें अंदर जाना चाहिए, है ना। यानी कि अगर मैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहां लगाता तो यहां पे कितना करंट जाना चाहिए था? I0, इससे जाना चाहिए था I0 और इससे जाना चाहिए था I0। I0 यहां जाता, I0 इधर आता, I0 यहां जाता। हाँ। तो पॉजिटिव टर्मिनल लगाने पर अगर I0 जाना चाहिए था तो नेगेटिव लगा होने पर उतना ही वापस आएगा। हाँ। तो इस ब्रांच में करंट होगा I0, इसमें भी I0, इसमें भी I0। हाँ। ठीक है, अब हमें और करंट डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। अब क्या हो गया, अगर इसका पोटेंशियल मैं लिख लूं V1 और इसका रेजिस्टेंस है मान लो R, तो V1 माइनस I0R इक्वल टू कितना हो जाएगा? V4 लिख सकते हैं इसका पोटेंशियल। ये V1 है अगर इसका पोटेंशियल, तो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पोटेंशियल में ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा? I0R। तो V1 माइनस I0R कितना हुआ? V4। इसी तरह से V1 माइनस I0R कितना होगा? V2। और यहां से जाएंगे तो क्या होगा? V5। तो V2 और V5 ये सभी किसके बराबर हैं? V1 माइनस I0R के बराबर। यानी इन तीन का पोटेंशियल सेम है, 2 5 और 4 का। 4। ठीक है। हाँ। चलो अब आते हैं हम यहां पर V7, तो इसको मैं लिखता हूं V7 और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? प्लस I0R इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये V6। यहां से आएंगे तो इक्वल टू V3 और ये इक्वल टू V कितना? 8। यानी कि 6 3 और 8 का पोटेंशियल सेम है। लेकिन इन 6 के 6 पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं है। हाँ। ये 3 अलग वैल्यू पर सेम है और ये 3 किसी डिफरेंट वैल्यू पर सेम पोटेंशियल पर है। अब क्या होता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से जब हीट करंट फ्लो करता है तो सेम टेम्परेचर वाले पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया जा सकता है, और मर्जी हो तो हम उसको अलग भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया तो 6 से 3 में या 3 से 6 में करंट का फ्लो होगा ही नहीं, उसको ज्वाइन करना मीनिंगलेस है। हाँ। क्योंकि करंट का फ्लो तब होता है जब पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। ठीक है,
अच्छा, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना है इसका, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल ये करते हैं कि ये पॉइंट बना लिया हमने 1, तो 1 के आगे ये 2, 5 और 4 है, तो 1, 2 का एक वायर लगा दिया और एक किसका लगा दिया, 1, 5 का और एक 1, 4 का। 3 वायर ये जो थे ना, इन तीनों को आपस में मिला दिया है। इसी तरह से 7 जो है, इसके बारे में ये है 0.7, तो 7, 6, 7, 3 और 7, 8 आपस में ज्वाइन कर देंगे। कौन कौन से ज्वाइन कर दिया हमने, 6, 3, 8 आपस में मिला दिए ये। अब देखो, लेकिन इसके कनेक्शन पूरे नहीं हुए। 2 का कनेक्शन 1 से था, वो तो हो चुका है 2, 1, लेकिन 2, 6 नहीं हुआ, 2, 3 नहीं हुआ, तो ये 2, 6 का जोड़ दिया हमने, 2, 3 को जोड़ दिया। अब 5 के कनेक्शन करने पूरे, तो 5 का 8 से और 5 का 6 से, तो 5 का 8 से और 5 का 6 से, यानी कितने वायर जोड़ेंगे हम, 2। अब किसका बचा, 4 का, 4 का 8 से और 4 का 3 से, तो 4 का 8 से और 4 का 3 से। अब वायर काउंट कर लो, कुल कितने वायर हो गए, ये 6 है यहाँ पे, फिर 3 है और 3 है, तो कितना हुआ टोटल, 12। हाँ, और इसमें भी 12 थे, यानी कि हो गया ना सर्किट कंप्लीट। हाँ, तो 1 और 7 के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में है, R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, कितना हो जाता है ये, 5 तो 5R/6 इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन होता है, 3 तरह के क्वेश्चन पाए जाते हैं जनरली इसमें, तो वही 3 में तुम्हें एडजस्टेंट डाल देता है। हाँ, तो अब मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, इसको मिटा दूँ। हाँ, तो अब मुझे ये बताना कि अगर हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है, चल पूरा मिटा देते हैं। देखो, हम ये पढ़ रहे हैं बेटा, ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट हर क्वेश्चन में लगेगा जरूरी नहीं होता है, हाँ, तो इसलिए शॉर्टकट भी कई तरह के होते हैं, लेकिन लॉ हर जगह लगता है। तो जैसे किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो इसमें हर जगह लग जाएगा, लेकिन किरचॉफ लॉ लगा के इक्वेशन बनाए तो 10-12 इक्वेशन बन जाएंगे, कौन सॉल्व करेगा उन्हें। तो इसलिए ऐसा नहीं करते हैं। तो अब हम क्या करें, मान लो कि एक पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और दूसरा मैं लगाता हूं यहां पर, तो बैटरी लगाई है मैंने 1 और 5 के अक्रॉस। अब निकालना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसमें कैसे करेंगे, अब इसमें बताओ। सोचो इसमें कैसे करिए अब। ये लगेगा, अच्छा सर, आपके आवाज ना थोड़ी ऐसे शांत है। अच्छा, अभी सर्किट डिस्टॉर्टेड आ रही है। डिस्कनेक्ट हो गया क्या, अभी नहीं आ रही है डिस्टॉर्टेड। थोड़ी हो जा रही है distorted।
अभी यस अब मैं लगता है ज़्यादा पास इसमें अब ठीक है कि अभी भी आ रही है? नहीं अभी अब कैसे सॉल्व कैसे करोगी इसको बताओ ये जरा। सर मेरे साथ तो सर पहले वाला ही मेथड रहेगा, बट ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, मतलब ये इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट ही होने पड़ेगा हमें। हाँ कैसे करेंगे बेटा, मैं भी चेक करना चाहता हूँ कि ये कितना हाँ तुम कितनी। जैसे मैं सर मैंने जो पहले वाला मैं बता रही थी ना, जैसे कि वी चेक द रिलेटिव डिस्टेंसेस ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द एंड ऑफ द डायरेक्शन। इसमें सेम पोटेंशियल के पॉइंट निकाल रहे हो बेटा तुम? सर मतलब सेम पोटेंशियल इन द सेंस कि मतलब उसके डिस्टेंसेस फ्रॉम बोथ ऑफ देम, मतलब तो बताओ ना इसमें कौन से पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं? सर आई थिंक 3 and 8 होगा। 3 और 8 हाँ अब इसमें कैसे चेक किया इसको? सर जैसे मैंने देखा कि मतलब देखो ऐसे चेक किया करो, मैं बताऊंगा। यहाँ से करंट पॉइंट 1 से एंटर करेगा, पहुंचना कहाँ है उसको 5। यहाँ से करंट के घुसने के कितने रास्ते हैं? 3। तो चेक करो क्या वो तीनों रास्ते सेम है कि नहीं है। नहीं कौन से दो सेम है? इसमें कौन से दो पाथ सेम नजर आ रहे हैं? सर एक तो है 135 वाला जो पार्ट है, और एक और है 185 वो वाला पार्ट। 135 ठीक है, 185 ये सेम है ना? हाँ ठीक है वेरी गुड, ये वाले पाथ सेम है। तो अब इसके आगे क्या करें बताओ, किसका पोटेंशियल सेम हो गया? सर 3 and 8 अच्छा एक करंट के डिस्ट्रीब्यूशन से भी देखा करो, है ना। देखो मैंने कहा ना ये शॉर्टकट है, तो एक ही चीज़ सभी में लग जाएगी जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ से जो करंट जाएगा और जो यहाँ से करंट जाएगा ये सेम होगा। मान लो ये I0 है, ये भी I0 है, लेकिन इसमें जो करंट होगा वो कुछ अलग होगा। इसको हमने I1 लिख लिया, इसमें करंट अलग जाएगा क्योंकि यहाँ से मिनिमम कितने रेजिस्टेंस क्रॉस करने हैं? 1 2 3 4। क्लियर है? तो अगर यहाँ से करंट सेम जा रहा है तो इसका पोटेंशियल सेम है। अच्छा अब मैंने दूसरी चीज बताई थी, वो बताओ कि अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल में यहां लगाता तो यहां से कितना करंट जाना चाहिए था? यहां से कितना करंट एंटर करेगा? सर यहाँ से एंटर करेगा, ये वापस 3 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, बट जो नहीं यहां से भी I0 ही जाना चाहिए था ना इसमें से। हाँ मतलब सेम ही और यहां से कितना जाना चाहिए था? I0। और यहां से कितना जाना चाहिए था? I1। तो नेगेटिव टर्मिनल लगा होने पर उतना ही वापस भी आएगा। हाँ तो यहां से I0, ये I0 था तो ये I0 आ गया, और यहां से I0 था और इसमें कितना आ रहा है? I0 आ रहा है। जैसे ही हमने करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया ना तो हमको एक चीज पता चल गई इसमें कि इस वाली ब्रांच में कितना करंट है, इसमें कितना करंट है। इसमें कितना करंट है? सर ये भी तो स्प्लिट होगा ना, well I1 और सुनो तो सुनो बेटा, सुनो तो यहां से कितना करंट आया? I0 अच्छा गया भी 3 to 5 I0, तो 4 में तो गया ही नहीं। तो कितना हुआ इसमें? 0।
किरचॉफ फर्स्ट लॉ, तो जीरो करंट है, इसमें कोई करंट ही नहीं है यहाँ पर। हाँ। इसी तरह से आई नॉट यहाँ पर आया, आई नॉट यहाँ चला गया, तो इसमें कितना करंट गया? नहीं। जीरो। तो अब हमें ना इसमें ये कौन सा पॉइंट था? 8। तो यहाँ पर अब हमको सेम पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट को लगाने की जरूरत नहीं है, हमको डायरेक्ट सीरीज पैरेलल दिख रहे हैं। अब इसमें कैसे दिख रहे हैं? ये दोनों किस में है? सीरीज में। ये दोनों किस में है? अब इसके अलावा ये देखो 2 4 और 4 6 किस में होंगे? सीरीज में। 2 7 7 6 सीरीज में, ये आपस में पैरेलल में। तो ये चारों मिला के कितने हो जाएंगे? ये हो गया 2R इन पैरेलल R। तो 2 और 6 के बीच में कितना लग गया? R। तो ये 1 2 R है, 6 5 R है, और इन चारों को हटा के भी एक R है। तो ये 1 से 5 के बीच में ये सारा हटेगा और एक सिंगल कितने का लग जाएगा? तो ये रास्ता समझ लो। हाँ, R अब समझ लो। इसका कितना है? R। अब मैंने 2 और 6 को यहां से 2 और 6 के बीच में, तो बेटा आपने बता दिया ना ये कितना है टोटल? R। तो मैं हटाता हूं इनको और इसकी जगह 1 लगाता हूं बस। एक तो ये है R, एक और बता दिया आपने, ये R लगा दिया, और एक ये R है। तो ये कितना हो गया? ये R और ये R 3R। हाँ। इसी तरह से ये कितना है? 2R, ये 2R, और दोनों 2R किस में है? पैरेलल में। तो इसकी जगह पर हम हटा के लगा सकते हैं एक सिंगल रेजिस्टेंस कितने का? R का। तो ये कितना हो गया है? R 3R और ये R 3R और R पैरेलल में कितना? तो सर ये आएगा R 3R 4R 3R/4 हो जाएगा ये। 3R/4 हो गया है ना? तो इसका रेजिस्टेंस निकाल दिया। अब जो तुम्हारा वाला डाउट है ना, वो इससे सॉल्व होगा, वो यही वाला केस है। थोड़ा सा मॉडिफाइड है, अभी मैं इसको मिटा दूं। अब ना थोड़ा सा वेट करो, मुझे जरा इसको क्या वेट क्लॉथ से साफ करना पड़ेगा। और इसमें प्रियदर्शनी थोड़ा सा टाइम भी लगता है। किस चीज में? किस में टाइम लगेगा? क्या क्वेश्चन है? नहीं, इसको सूखने में। तो तब तक जरा हम उस पर आ जाते हैं जो तुम्हें कम पसंद है। क्या चीज? अच्छा, हम जरा उस पर आ जाते हाँ, हैं, वो स्क्रीन वाले पर आ जाते हैं।
तो आवाज़ आई है अभी? हाँ। तो इसमें है ना, ये वही वाली सिचुएशन है जो अभी अभी हमने किया ना, ये कुछ कुछ उसी तरह की सिचुएशन है। तो कितना आ रहा है, कैसे करेंगे इसको बताओ? इसके लिए क्या करो, मान लो कि यहाँ पर हमने बैटरी लगा ली होती है, ये बैटरी लगा ली मैंने, है ना। तो जब यहाँ से करंट जाएगा तो करंट कहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? एक ये वाला पाथ है, एक ये वाला पाथ है, एक ये है, 3 पाथ हैं इसके। तो 90 डिग्री को अगर मैंने लिख लिया 1 और 30 वाले को लिख लिया 2, तो 1 से 2 जाने के जो 3 रास्ते हैं, क्या इसमें कोई 2 आइडेंटिकल हैं? हाँ सर, जो मतलब एक फेस के 2 साइड के अलाउंस पे है ना, जैसे जो 90 डिग्री पे है ना, जो मतलब एक फेस के ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, वो ठीक है, और एक अलग रास्ता है उसका। तो भाई करंट की जो वैल्यू है यहाँ पर, इसमें करंट है आई नॉट, इसमें करंट आई नॉट है, तो यहाँ पर कुछ करंट हो जाएगा I1। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि इसमें से कौन सी ब्रांच में से करंट नहीं है जिसको हम हटा सकते हैं, जैसे पिछली बार हमने हटा दिया था। 1 2 ये 3 4 5 6 7 8, कौन सी ब्रांच में करंट नहीं होगा? सर आई थिंक ये 8 4 और 6 5 जो था ना, वो हमें था। देखो, इसको चेक करने के लिए क्या आइडिया बताया था, क्या करना होता है, तुम करंट को ना मान लो 30 डिग्री वाला है, अगर हम यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाते तो यहाँ से आई नोट जाना चाहिए था, इससे भी आई नोट जाना चाहिए था, तो आई नोट यहाँ से आएगा, आई नोट यहाँ से आएगा। हाँ। तो अब जो 7 नंबर का पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर अगर तुमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा दिया तो फिर 7 6 में कितना करंट है? ये आई नॉट है। तो इसमें करंट 0 होना चाहिए ना बेटा, इसलिए 7 6 को हटाएंगे, क्योंकि आई नोट था इधर और सीधे पूरा का पूरा आई नोट 90 से आके 30 में चला गया, तो और कहीं डिवाइड ही नहीं हुआ। अच्छा हाँ, राइट। ठीक है, यहाँ पे इस बार की साइन। इसी तरह से और किस में नहीं है करंट बताओ? तो फिर से और कितने? और कौन सी वाली ब्रांच में करंट नहीं होगा? हाँ, उससे 4 5 वाले ब्रांच में। 1 3 2, ये है 1 2 3 और 4 5 4 5। टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी आराम से समझ के करो, और मुझे लग रहा है कि वापस वहीं आना बेटर है।
वहीं आ जाते हैं। ये बन गया डायग्राम, ठीक है, वही बना दिया मैंने। तो यहाँ पर करंट यहाँ से कितना गया था बेटा, आई नॉट, हाँ और यहाँ से कितना चला गया था, आई नॉट। बैटरी हमने यहाँ से लगाई थी ना, ऐसे। हाँ और किसके बीच में थी, ये और 2 के बीच में थी। तो यहाँ से करंट आई नॉट गया और यहाँ से भी आई नॉट गया, आई नॉट गया। यहाँ से कितना गया था, कुछ अलग गया, आई वन। अब अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मैंने यहाँ लगाया तो यहाँ से करंट आई नॉट जाना चाहिए था, और यहाँ से आई नॉट जाता तो वापस भी उतना ही करंट आएगा। ये आई नॉट और ये आई नॉट वापस आया, और ये आई वन गया था तो यहाँ से कितना आ गया, आई वन। आई वन आ गया। अब बताओ इसमें से कौन सी ब्रांच में करंट नहीं है। हमने अभी तो ये किया था कि 6 7 में। देखो बेटा ऐसे ना, तुम बहुत सिंपल चीज है, तुम घबराना नहीं। इधर देखो, है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाओ यहाँ पर। हाँ। किसी जंक्शन पर आने वाले करंट का सम जाने वाले करंट के सम के बराबर होता है। तो आने वाला करंट कितना है, आई नॉट, आई नॉट, जाने वाला भी आई नॉट है। आई नॉट है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ तो यही तो 6 7 में तो आया ही नहीं। तो 6 7 में 0 होना चाहिए ना, हाँ। ऐसे ही। और बताओ और किस में 0 होगा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाओ और चेक करो, तुरंत दिख जाएगा। हाँ सर, आई थिंक ये 3 4 में होगा। हाँ वेरी गुड, अब चमका तुमको। तो 3 4 में करंट नहीं होगा क्योंकि आई नोट यहाँ है, आई नोट यहाँ चला गया, 3 4 में नहीं होगा। लगता है तुम्हें ये ब्लैक बोर्ड पे ही आता है ठीक से समझ में। तो ये 3 4 में करंट नहीं है। तो ये पहले जैसी सिचुएशन हुई ना। यस सर। अब देखो क्या है, हमें टेम्परेचर इसका निकालना है 5 का। एक तरह से ये मान लो कि मुझे इसका पोटेंशियल निकालना है, हाँ। ठीक है। अच्छा, क्या मुझे ये मालूम है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, कितना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? इस पूरे मतलब पूरे हाँ, 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में एक तो है हमारा टोटल अभी निकाला था बेटा, अभी निकाला था। R निकाला था अभी। कितना आया था? 2 R 2 R that is in parallel to R। कितना आया था? R। अरे यार नहीं, अभी अभी तो कैलकुलेट किया था हमने। नहीं सर, ये जो पहले वाला फ्रेमवर्क है ना, जो 1 2 के बीच में देखो, अभी फिर दिखाते हैं, देखो बिना घबराए अभी निकलेगा। 1 2 के बीच में निकालना है। हाँ। ये 4 रेजिस्टेंस हटाओ, कितना हो जाएगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये कितना 6 था क्या यहाँ? नहीं सर, ये 4 था, ये 4 था। तो ये या देखो 4 6 5 8 को हटाया तो क्या लगेगा यहाँ पर? करंट यहाँ से जा रहा है ना। हाँ। तो इसमें जाएगा और इसमें जाएगा तो सेम जाएगा, इसमें जाएगा और इसमें जाएगा सेम जाएगा। यानी कि ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है? 8 6 और 6 5 सीरीज में है। 8 4 और 4 5 किस में है? सीरीज में। तो टोटल चारों को मिला के कुल कितना हो जाएगा? ये 2R and 2R that is in parallel to R। आर हो जाएगा ना। तो इन चारों को हटा के हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं ना। अभी लगाया था ये, बस इसमें पॉइंट का जो डिजाइन बदल गया है। हाँ वो बस। तो यहाँ पर हम इसको हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, कितने का? आर का। और एक तो ये लगा हुआ है आर 1 8 के बीच में, और एक इसके बीच में आर है। तो 1 8 8 5 5 2 मिला के कितना है? 3 आर है। ये आर, ये पूरा आर, और एक यार 3 आर हो गया। हाँ। तो अभी भी तो निकाला था यार। ऐसे ये दोनों मिला के सीरीज में आर 2 आर हो जाएंगे, ये दोनों मिला के 2 आर हो जाएंगे, फिर ये आपस में पैरेलल है तो हो गया आर। तो ये आर और यहाँ से 3 आर कितना आया? 3R/4। तो अभी निकाला था। अभी अभी तो निकाला है 3R/4 ना। हाँ। सही है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 3R/4। तो बैटरी से जो टोटल करंट जाएगा आई, वो टोटल करंट आई कितना होगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 3R/4 है ना।
इससे बैटरी का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। अब यही चीज अगर हम टेम्परेचर के लिए लिखते हैं बेटा, तो कैसे करते हैं टेम्परेचर के लिए? सर इसमें तो वो एनालॉजी होती है ना जो बेसिक। हाँ, तो एनालॉजी बताओ। एनालॉजी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो इसमें होता है कि द क्यू इज डेल्टा बी अपॉन आर, ऐसे होता है ना। तो थर्मल करंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ H इक्वल टू डेल्टा बी का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ टेम्परेचर कितना था? 90 था। यहाँ कितना था? 30। तो कितना लिखेंगे हम? 90 माइनस 30 अपॉन कितना लिखूं? L/K 3R/4, ठीक है। अच्छा इसके अकॉर्डिंग। और R क्या है? L/KA है। एक रॉड का रेजिस्टेंस है, एक रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस है। एक रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस कितना है? R। तो पूरे सिस्टम का कितना है? 3I/4। किसके अक्रॉस है ये? 1 और 2 के अक्रॉस। तो ये टोटल करंट हो गया। कितना आया टोटल करंट बताओ जरा? कितना हुआ? नहीं, के एल छोड़ो ना, आर ही रहने दो ना उसको। अच्छा ठीक है, आर ही रहने दे। 80/R तो 80/R हो गया, ठीक है। हाँ। अच्छा, अब हमको ये पता चल गया कि टोटल थर्मल करंट 80/R है। अब एक काम और कर सकते हैं हम यहाँ पर। ये रेजिस्टेंस है 2R, इसका 2R, इसको हटा के एक सिंगल लगा दें। तो एक सिंगल लगा देते हैं। कितने का लगेगा सिंगल रेजिस्टेंस? ये 4 को आर लगेगा। वेरी गुड। तो ये रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया टोटल मिला के एक आर का। अब ये बताओ कि जो टोटल करंट गया था वो टोटल करंट कितना था? यहाँ पर आई था। अगर तो अगर यहाँ से आई करंट जाता है तो इसमें कितना जाएगा और इसमें कितना जाएगा? क्योंकि टोटल करंट टोटल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर? 3R है। मतलब ये सिचुएशन है कि ऊपर है 3R और नीचे है R, और यहाँ से जो करंट एंट्री लेता है वो कितना है? आई के बराबर। तो आई है तो ऊपर कितना किस रेशियो में डिवाइड होगा? ना ना, इतना लंबा चौड़ा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल कर दो। हाँ बिल्कुल। तो I1/I2 तो सर अगर I1 ले ले the current that flows in R 3R और I2 ले ले the current that flows in R, तो उनकी रेशियो आएगी 1/2। नहीं तो मैं कितना करंट लूँ इसमें? आई के टर्म्स में बताओ, इसमें कितना लूँ, इसमें कितना लूँ? अच्छा, I1 में आप ले सकते हो R में कितना लूँ? और I2 में ले सकते हो 3R को। मतलब इसमें कितना? इसमें है 3R/4 3I/4 और इसमें हो जाएगा I/4, ठीक है। तो यहाँ पर करंट हो जाएगा कितना? I/4 और इसमें है 3I/4, ठीक है। अच्छा, अब जितना करंट इधर है उतना ही इधर है, उतना ही इधर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो करंट जा रहा है ना वो मुझे मालूम है, वो कितना है? I/4 है। यानी कि ये जो करंट है ना 80/R, ये तो कौन सा करंट है? टोटल है। 80/R तो टोटल करंट है। इसका कितना जा रहा है इस वाली ब्रांच में? 4। I/4 जा रहा है ना। तो ये किसके बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो इसका जो टेम्परेचर है इस वाले 5 पॉइंट का, इसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूं T, और दूसरा टेम्परेचर मुझे यहां पता है, ये कितना है? 90। और अगर ये नहीं करना तो मैं यहां से भी कर सकता हूं। यहां का टेम्परेचर कितना मालूम है? 30। तो और करंट जितना इधर है उतना यहां पर है, उतना यहां पर I/4 है। तो अगर मैं यहां से इक्वेशन लिखूं 80/4R, ये क्या चीज है? करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस यानी टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये होगा T माइनस 30, और ये रेजिस्टेंस कितना है यहाँ? R। अब देखो कितना है R, तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो आंसर क्या है इसका?
मैं अभी देख रहा हूँ। ये ऐसा मतलब मेरा जो है 50 डिग्री है। 50 है ना आंसर पीछे? हाँ। अच्छा, अब देखो ना, अभी मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये चीज़ पूरी तरह से तुम्हारे दिमाग में बैठी है, तो मुझे कुछ चीज़ें और निकाल के दिखाओ। मान लो मुझे इसका टेम्परेचर निकालना हो 8 का, तो कैसे निकालूंगा इस पॉइंट का टेम्परेचर? सर इसमें जैसे हमने T-30 लिया ना, इसमें भी उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। हाँ, क्या चेंज करेंगे? इसका मैं ले लेता हूँ टेम्परेचर T8 है सपोज, तो क्या लिखूँ मैं? So we can take current is moving from 90 वाला to TV, तो हम लेंगे 90 माइनस TV ले लेंगे बस ऊपर। T8, अच्छा सॉरी T8, तो 90 माइनस T8 अपॉन क्या लिखेंगे? अपॉन R, और इक्वल टू क्या होगा? फिर यही आएगा 80 अपॉन। हाँ, वेरी गुड, 4R आएगा, है ना? अच्छा, अब मान लो कि मुझे टेम्परेचर निकालना, ये तो निकल ही गया। अब इसका टेम्परेचर हम ऐसे भी निकाल सकते थे, जैसे 80/4R इक्वल टू, अगर मैं इसकी हेल्प लेता तो कैसे करता इसको? T8 माइनस ये 5 का टेम्परेचर कितना? 50 आ गया है ना? हाँ, 50 बाई कितना? R नहीं, 50/2R, ये R और ये कितना था? R था ना? तो इनके बीच ये क्यों लेंगे? मतलब दोनों पॉइंट्स के बीच में तो मतलब रेजिस्टेंस आ रही है। किसमें? सर ये जो अच्छा, आ रही, हाँ सही कह रहे हो, नहीं नहीं ठीक ठीक ठीक, आ रही था ना उन दोनों के बीच में। हाँ आ रही। ठीक, तो ये आ रही रहेगा, तो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। 90 माइनस T8 अपॉन R कर दें, या T8 माइनस 50/R करें? तो अगर मान लो हम इसको सॉल्व करते हैं तो भी सेम आंसर आना चाहिए T8 का। और इस R को हमने क्या लिखा था? ये किस चीज को R लिख दिया था? यहाँ पर कुछ ऐसा था, एक वायर ऐसा, इधर ऐसा और एक ऐसा, ये R था, ये R था, ये R था, ये R था, है ना? हाँ। ये T5 वाला पॉइंट हो गया। थोड़ा डायग्राम मैंने वैसे ही बना दिया रफ सा। अगर मान लो इस वाले पॉइंट का टेम्परेचर चाहिए होता बेटा, तो हम कैसे निकालते हैं? तो हम ऐसे करते, यहाँ से कितना करंट आ रहा था? I/, हाँ सर, जैसे मतलब हमने T8 निकाल लिया जैसे यहाँ से, तो फिर उसके बाद फर्दर स्प्लिट कर दो। नहीं, लेकिन हमें करंट भी तो चाहिए होगा ना यहाँ पर, यहाँ करंट अलग होगा। हाँ। तो इसमें कितना करंट था? I/4, तो यहाँ कितना होगा? I/8। हाँ वेरी गुड, तो ये दोनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते I/8 आएगा। तो फिर हम इसको लिख देते I/8 इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस, यानी इसका टेम्परेचर T8 माइनस, अब इसका जो भी पॉइंट है इसको मान लो 11 मान लेते हैं, तो T11 अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना है? R। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इस तरह से कर लेते हैं। समझ में आ गया ना? ये जैसे भी जब भी कहीं भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, अब वो मुझे करके दिखाना। इसमें जो ट्राइंगल वाला था ना तुम्हारा, तो इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी लगाना है बेसिकली पूरी तरह से। तो ट्राइंगल वाले में हो ये रहा था कि ये है राइट एंगल ट्राइंगल, और the 3 rods of identical cross sectional area and made from the same metal from the side of an isosceles triangle ABC right angle at B, यानी कि ये वाला पॉइंट कौन सा है? B है। इसको मान लेते हैं ABC, और the points A and B are maintained at temperature T and under root 2T। A का टेम्परेचर कितना है? T,
और इसका √2t है। पूछा क्या है? सी का टेम्परेचर निकालना है। अब इसमें है ना, सबसे पहले चेक कर लो कि थर्मल रेजिस्टेंस कितना कितना है। तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ है L, इसकी कितनी होगी? L√2। तो इसका रेजिस्टेंस अगर मैं मान लूँ R के बराबर है तो ये होगा L/Ka। ये वाला कितना हो जाएगा? लेंथ है इसकी L√2 Ka, और L/Ka R के बराबर है तो ये होगा R√2। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? R√2 के बराबर। ये R है, ये R है, और इसका रेजिस्टेंस है R√2। ठीक है। तो अब क्या करना होगा इसमें? टेम्परेचर निकालने के लिए क्या लगा? थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, जैसे अभी हम कर रहे थे ना, अलग अलग पॉइंट्स लेके करंट से। हाँ, ऐसे ही बनाने की कोशिश करोगे, हो जाएगा तुमसे बस। अच्छा, मुझे ना अप्रोच बताओ बेटा, कैसे लगा रही हो? सर जैसे I calculated equivalent resistance across AMC. हाँ, एक सुनो 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 सुनो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला कौन से पॉइंट्स के बीच में? सर AMC के बीच। ए और सी के बीच में। हाँ तो क्यों निकाल रही हो ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? सर, वैसे मतलब जो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन जो क्वेश्चन में दे रखे हैं। नहीं नहीं, इक्विवेलेंट तुमने ए और सी क्यों चुना? ए और बी या बी और सी क्यों नहीं? सर मतलब वो थोड़ा कन्वीनियंट लग रहा था करने में, मतलब रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके थोड़ा पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देता हूँ, है ना? तो इमेजिन करो कि ये जो आर और R√2 और आर है, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, ठीक है? तो इसमें करंट कहाँ से आ रहा है? मतलब करंट कहाँ से आ रहा है? बैटरी कहाँ लगी हुई है, मैं ये पूछ रहा हूँ। मतलब एक रेजिस्टेंस है ये वाला, एक रेजिस्टेंस हो गया इधर, और एक रेजिस्टेंस है ये वाला, ठीक है? ये है आर, ये आर,
ये R√2 रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट है A, ये है B और ये कितना है C। तो बेटा मुझे ये बताओ कि इसमें पोटेंशियल हमें इसका निकालना है। इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल हमें पता है, इसका पोटेंशियल है V और इसका पोटेंशियल है V√2 और इसका पोटेंशियल निकालना है। तो आप सॉल्व करो इसको, कैसे करती हो? अच्छा, मेरा पूछने का मतलब ये है कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ना करंट की तरह से ध्यान रखो कि इसमें करंट एंटर कहां से करता है और एक्सिट कहां से करता है, यानी कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहां पर है और नेगेटिव टर्मिनल कहां पर है, ये बताओ। इसमें पॉजिटिव टर्मिनल कहां पर लेंगे हम? ये हायर पोटेंशियल पे कौन सा पॉइंट है और करंट कहां जाएगा? बी से एक की तरफ जाएगा। हाँ, यानी बेटा इसको ऐसा मान सकते हैं ना, एनालॉजी ऐसे करो, ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, नेगेटिव हुआ, तो इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल ही क्यों रहे हैं, है ना? इसमें एसी में नहीं निकालना चाहिए। करंट यहाँ से जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ इधर जाएगा, यहाँ डिवाइड होगा, जितना करंट यहाँ पर है उतना ही यहाँ होगा। नहीं समझ आया? है ना? तो यहाँ पर भी तुम्हें यही करना है, इस वाले क्वेश्चन में भी। अब कर लोगी तुम, घबराओ मत, ये मैक्सिमम लोग मिस्टेक करने की, तुम नहीं कर रही हो इसमें करने की, है ना? तो क्योंकि क्या चीज़ मानना पड़ता है तुमको, दिमाग में ये क्लैरिटी रखा करो कि बैटरी अगर हम मान लें तो उस बैटरी के टर्मिनल्स कहाँ लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ना बैटरी इमेजिन करो तो ये हायर पोटेंशियल पर है तो इसको पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो ऐसा इमेजिन कर लिया करो। अब मिस्टेक नहीं होगी तुमसे आगे कभी। जैसी तुम बैटरी इमेजिन करोगी ना, इससे मैच कराओ उसको, अब तुमसे सारा कुछ आ जाएगा। अच्छा अच्छा, इसलिए भी लगता है गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो अब जो तुम्हारे बाकी क्वेश्चन फिर हम डिस्कस करेंगे। हालांकि ना कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बाकी उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना था, लेकिन मेरा और फिर एक और टॉपिक है जो मेरे को थोड़ा सा एक वो है जो मैं क्वेश्चन कर रही थी, एक था वाइब्रेशनल मोड्स वाले जो कुछ था ना, हाँ, जो आई थिंक केटीजी थर्मोडायनामिक्स में एक्चुअली मैं बताऊँ, ये जेई मेंस वालों ने गलत पूछ लिया है। वाइब्रेशनल वाली जो एनर्जी है ना, वो सिलेबस में है नहीं, लेकिन उन्होंने पूछे हुए हैं तो हम पढ़ लेंगे। हालांकि कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। जैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होती है? हाफ के टी। तो ट्रांसलेशनल के करस्पॉन्डिंग कितनी होती हैं? 3 होती हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। और रोटेशन की कितनी होती हैं? 2। डायटोमिक के लिए, ट्राई एटोमिक के लिए 2 या 3 दोनों हो सकते हैं, और 3 से ज़्यादा के लिए, रोटेशन के लिए भी कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगी? 3 हो जाएगी। वो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा क्यों होती है। इन सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होती है? हाफ के टी के बराबर। लेकिन वाइब्रेशन की जो एनर्जी है ना, उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है के टी के बराबर। जैसे वाइब्रेशन की अगर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उनके करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी ऐड करनी है हमको? 2 के टी के बराबर। बस ये याद रखना होता है ना। तो चलो इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा तुम्हें कौन सा वाला टॉपिक पर या इसी पर और क्वेश्चन है अभी? ये हट गया इस साल बेटा। और हाँ, एडवांस में से तो नहीं हटा है। ठीक है। और एक क्वेश्चन जो मैं भी देख रहा था ना, इस क्वेश्चन का आंसर जो, ये क्वेश्चन में मुझे इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट लग रही है। ये क्वेश्चन में गड़बड़ है। इसमें क्वेश्चन था, कंसिडर 2 हॉट बॉडीज B1 एंड B2 विच हैव टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस and 80 degree respectively at t equal to 0. The temperature of the surrounding is 40 degree. The ratio of respective rates of cooling R1 and R2 of these two bodies at t equal to 0 will be. इसमें ना इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि जो बॉडी B1 और B2 है उनका रेडियस सेम है कि नहीं, मटेरियल सेम है कि नहीं,
या आइडेंटिकल बॉडी है, ये कुछ गिवन नहीं है इसमें, बगैर उसके नहीं हो पाएगा ये। तो ये जो टीचर है उनसे पूछना इस क्वेश्चन के बारे में। इसके अलावा ना मुझे जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया है उसकी समझ पर भी थोड़ा सा डाउट ये हो रहा है कि उसने क्या समझ के लिखा है रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग होता है dt अपॉन dt, यानी कि किस रेट से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और दूसरी चीज होती है रेट ऑफ हीट लॉस, वो होता है dq बाई dt। दोनों में फर्क होता है। तो इन्होंने पूछा क्या है, अगर इनके शब्दों पर जाएं तो इन्होंने dt बाई dt पूछा है। dt बाई dt हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमको ये ना पता हो कि दोनों बॉडी का मास सेम है कि नहीं और उनका मटेरियल सेम है कि नहीं, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन में ना मास भी आता है और हीट कैपेसिटी भी आती है रेट ऑफ कूलिंग में। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से ही निकालते हैं इसको। तो इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, हम नहीं बता सकते इसमें कि रेट ऑफ कूलिंग में किस क्या रेशियो आएगा। पहले हमें बॉडी की इंफॉर्मेशन होना चाहिए, आइडेंटिकल बॉडी है क्या है, ठीक है। तो ये एक बार कंफर्म कर लेना, और बाकी और मैं इनको क्वेश्चन को ले लूँगा, थोड़ी बहुत थ्योरी भी तुमको बता दूंगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की, ठीक है। चलो बेटा, चलो तो मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, बाय बाय। तो हेलो स्टूडेंट्स, हम जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रू गेज का जल्दी से एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। स्क्रू गेज के कौन कौन से पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है, कौन कौन से पॉइंट को स्टडी करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो होगी इसमें कंस्ट्रक्शन, कि स्क्रू गेज का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हम इसमें डिफ़ाइन करेंगे वो होती है इसकी पिच। फिर हम डिफ़ाइन करेंगे इसमें लीस्ट काउंट क्या होती है, और फिर हम बात करेंगे कि इसमें एरर क्या चीज़ होती है। ये एरर, या इसको मोर प्रिसाइजली हम कहते हैं ज़ीरो एरर। जैसा कि हमने ज़ीरो एरर किस में पढ़ी थी, ज़ीरो एरर हमने वर्नियर कैलिपर्स में भी पढ़ा था। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं हमें ये डिस्कस करना है, और ये पॉइंट्स अभी आपको इन्वर्टेड इमेज दिखाई दे रही है, इसलिए मुझे इसको करना पड़ेगा। अब दिखेगा ये प्रॉपर। और ठीक है, अब ये प्रॉपर इमेज दिख रही है। तो कौन कौन सी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, हमको एक तो कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, पिच पढ़ना है, लीस्ट काउंट, एरर और या ज़ीरो एरर। इतनी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो कंस्ट्रक्शन तो आप अपने आप से देख लेना। पिच क्या होती है, पिच ये होती है कि इसका, ये मान लिया हमने लीनियर स्केल है, लीनियर स्केल पर एक रेफरेंस लाइन होती है, वो मैंने बना ली, ये रेफरेंस लाइन है। यहाँ पर ग्रेजुएशन मार्क्स होते हैं, और इसका जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न है लीनियर स्केल पर, स्मॉलेस्ट डिवीज़न की जो एक लेंथ होती है वो लेंथ नॉर्मली तो 1 मिलीमीटर होती है, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन में ये कई बार चेंज कर दी जाती है, ये चेक करने के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से बिल्डअप है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब मैं यहाँ पर ये बना, मेन स्केल है, इसके ऊपर होती है एक सर्कुलर स्केल, ये भी आपको पता है। ये सर्कुलर स्केल में यहाँ पर कई सारे मार्क्स बने होते हैं। जनरली सर्कुलर स्केल का जो डायमीटर है या पूरा सरकमफेरेंस है, सर्कुलर स्केल का जो सरकमफेरेंस होता है, उस सरकमफेरेंस को 100 इक्वल डिवीज़न में डिवाइड किया होता है या 50 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। लेकिन मैं फिर याद दिला दूँ आपको कि ये चीज़ हार्ड एंड फास्ट नहीं होती है, क्वेश्चन में ये चेंज किया जा सकता है। सर्कुलर स्केल का जो पूरा सरकमफेरेंस है, हो सकता है वो कहीं पर 50 की जगह 40 डिवीज़न हो, कहीं पर 100 की जगह 120 भी हो सकते हैं, डिफरेंट लिए जा सकते हैं। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि पिच का मतलब ये होता है। अच्छा, ये जो सर्कुलर स्केल है ये कैसा है, ये राइट हैंडेड स्क्रू है, राइट हैंडेड स्क्रू। ये राइट हैंडेड स्क्रू है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाया, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ, तो ये कहाँ जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में, इधर जाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करूं ऐसे, तो थंब जिस डायरेक्शन को शो कर रहा है उस डायरेक्शन में अगर ये मूव करता है, देन दिस इज कॉल्ड राइट हैंडेड स्क्रू।
राइट हैंडेड स्क्रू होने की कंडीशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है? राइट हैंडेड स्क्रू होने की रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर मैंने राइट हैंड की फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में कर्ल किया उस डायरेक्शन में अगर मैं इसको घुमाता हूँ तो इसे थंब की डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, राइट? तो ये राइट हैंडेड स्क्रू होता है। तो अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो ये इधर जाएगा, यानी कि ज़ीरो की तरफ बढ़ेगा। लीनियर स्केल पर जो लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा ये कवर करेगा टुवर्ड्स द ज़ीरो, अगर मैं ऐसे घुमाता हूँ इसको क्लॉकवाइज। अगर मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये इधर जाएगा, यानी कि ये वाली जो रीडिंग है ये बढ़ रही होगी। क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये रीडिंग डिक्रीज हो रही होगी, ये याद रखेंगे आप। अब पिच क्या होती है? पिच होती है अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, मान लीजिए कि क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये लीनियर स्केल पर आगे भी बढ़ेगा। तो कितना डिस्टेंस मूव करता है? मान लो इसने डिस्टेंस मूव की है लीनियर स्केल पर d, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द सर्कुलर स्केल ऑन द लीनियर स्केल इज d, राइट? और इसको कितने रोटेशन कराए हो उसमें हमने, सपोज नंबर ऑफ रोटेशन थे n, तो अगर मैंने इसके n कंप्लीट रोटेशन कराए हैं तो n रोटेशन में इसने लीनियर स्केल पर जो डिस्टेंस कवर की है वो डिस्टेंस कितनी है? d के बराबर है, तो उसकी पिच कहलाती है d बाई n। कई जगह पर कई बुक्स में ऐसे भी होता है कि अगर मान लो इसका एक रोटेशन मैंने कंप्लीट किया, n यानी 1 है, और ये कितनी डिस्टेंस कवर करता है? ये डिस्टेंस कवर करता है 1 मिलीमीटर, ठीक है? तो इसकी पिच क्या हो जाती है? 1 मिलीमीटर। अगर ये 1 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर करता है 2 कंप्लीट रोटेशन में, तो फिर इसकी पिच हो जाती है 1/2। अगर ये एक रोटेशन में 0.5 चलता है, 0.5 मिलीमीटर चलता है लीनियर स्केल पर, तो इसकी पिच हो जाती है 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 1। तो ये तो कहलाती है पिच, ठीक है? इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं इसकी लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट होती है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन दी सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल पर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वो डिनोमिनेटर में होते हैं, और ऊपर क्या होती है? पिच। सपोज पिच कितनी है? 1 मिलीमीटर है। फॉर एग्जांपल अगर पिच कितनी है? 1 मिलीमीटर, और इस पर नंबर ऑफ डिवीजन कितने? 100 है, तो 1/100 इसकी लीस्ट काउंट होगी। 1/100 मिलीमीटर इसकी लीस्ट काउंट होगी। 1/100 मतलब 0.01 मिलीमीटर, तो 0.01 मिलीमीटर इसकी लीस्ट काउंट हो जाती है, राइट? तो ये लीस्ट काउंट पढ़ लिया हमने। अब दूसरी चीज़ है रीडिंग। यहाँ पे मुझे ऐड कर देना चाहिए था पॉइंट कि रीडिंग टेकिंग, यानी रीडिंग किस तरह से ली जाती है। इसकी रीडिंग लेने के लिए क्या करते हैं, इसके जो 2 स्टड्स होते हैं, जॉ भी कह सकते हो, वर्नियर कैलिपर्स में हमने उसको जॉ कहा था। यहाँ पर जो स्क्रू गेज होता है, इस तरह का जो स्क्रू गेज होता है, यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? हम फंसा देते हैं, ठीक है? तो ये क्या कहलाते हैं? स्टड्स कहलाते हैं। और कुछ कुछ जगहों पर इसका नाम एनविल भी होता है, एनविल भी कहते हैं इसको, स्टड्स भी कहते हैं, ठीक है? जबड़े भी कह सकते हो उसको। इन दोनों में जब किसी ऑब्जेक्ट को हम फंसाएंगे तो यहाँ स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। इस स्पेस को क्रिएट करने के लिए इस सर्कुलर स्केल को क्या करते हैं? हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाएंगे, तो ये पीछे आएगा, तो ये स्पेस बढ़ेगा, ठीक है? तो मान लो किसी बॉडी को हमने यहाँ पे दोनों स्टड के बीच में फंसा दिया है। सपोज एक स्फीयर का डायमीटर आप मेजर कर रहे हो, तो आपने एक स्फीयर रख दिया यहाँ पर। तो अब आपको ये देखना है कि इस प्रोसेस में, इस स्फीयर को यहाँ पर फंसाने की प्रोसेस में, अगर हमने सर्कुलर स्केल को लेफ्ट साइड मूव किया है तो लीनियर स्केल पर ये कितना मूव कर गई है। तो यहाँ पर 2 तरह की रीडिंग ली जाती हैं। एक होती है मेन स्केल रीडिंग, MSR जिसको कहते हैं, और एक होती है सर्कुलर स्केल रीडिंग जिसको CSR कहते हैं। मेन स्केल रीडिंग का मतलब ही आप यहाँ से काउंट करिए कि ये 0 1 2 3 डैश डैश, मान लो ये कौन सा डिवीजन यहाँ पे एक्सपोज हो रहा है, दिख रहा है? सर्कुलर स्केल के ठीक लेफ्ट में कौन से नंबर का डिवीज़न लीनियर स्केल का आपको नज़र आ रहा है। मान लो कि ये डिवीज़न है xth डिवीज़न, तो मेन स्केल की रीडिंग मैं लिखूँगा x इंटू लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मेन स्केल, या लीनियर स्केल भी कह सकते हो उसको, ठीक है? अब इसमें स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कई जगह कि वो x को ना x सेंटीमीटर ही लिख देते, x मिलीमीटर ही लिख देते हैं।
तो x मिलीमीटर लिखा जा सकता है, तब लिखा जा सकता है जबकि एक स्मॉलेस्ट डिवीज़न की जो लेंथ है वो 1 मिलीमीटर हो। तो मैं x इंटू 1 मिलीमीटर करूँगा तो x मिलीमीटर ही इसकी रीडिंग आ जाएगी। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये लेंथ होगी 0.5 मिलीमीटर। अगर लीनियर स्केल पर स्मॉलेस्ट डिवीज़न 0.5 मिलीमीटर का है तो x डिवीज़न का मतलब xth डिवीज़न का मतलब ये है कि सर्कुलर स्केल कितना डिस्टेंस कवर कर गई है, x इंटू लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीज़न। अगर ये डिवीज़न है मान लो 17 और एक डिवीज़न की लेंथ कितनी है 0.5, तो हम इसको लिखेंगे 17 इंटू 0.5। ये रीडिंग होगी किसकी, मेन स्केल की, राइट। इसके बाद मेन स्केल की या लीनियर स्केल की। इसके बाद एक काम और कर सकते हैं, मतलब दूसरा काम करते हैं हम इसमें सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेने के लिए। हम ये देखते हैं कि जो रेफरेंस लाइन बनी होती है, इस रेफरेंस लाइन के सामने सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीज़न आ रहा है, कौन सा कंसाइड कर रहा है, ठीक आमने सामने कौन से हैं। तो मान लो ये कौन सा डिवीज़न है, वाईएथ डिवीज़न है। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग होती है वाईएथ डिवीज़न इनटू लीस्ट काउंट। तो टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी इसकी, टोटल रीडिंग हो जाती है x प्लस y इंटू लीस्ट काउंट। अब यहाँ पर मैंने क्या ले लिया है, इसकी लेंथ को 1 मिलीमीटर लेके ही सॉल्व किया है, इसलिए x आ गया। लेकिन आप ध्यान रखना अगर इसकी 0.5 है तो रीडिंग हो जाएगी x इंटू 0.5 मिलीमीटर प्लस y इंटू लीस्ट काउंट, ये भी मिलीमीटर में, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट, थोड़ा कैमरे की पोजीशन में शिफ्ट कर दूँ। ये यहाँ तक ठीक है। और अगर ये बीच में आ रहा है तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब ठीक, अब दिख रहा है आपको, जो मैंने लिखा है वो सारा का सारा अब आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये इसकी रीडिंग हो जाएगी। अब इसमें होती है एक ज़ीरो एरर। तो ज़ीरो एरर दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव ज़ीरो एरर और एक होती है नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो पहले हम पढ़ें कि ज़ीरो एरर का मतलब क्या है। ज़ीरो एरर का मतलब होता है कि ये स्फीयर यहाँ से मैं हटा दूँ और इसके दोनों इसको मैं सर्कुलर स्केल को मूव कराऊँ इस तरह से कि ये दोनों स्टड्स क्या हों, आपस में ज्वाइन कर लें, इनके बीच में कोई भी गैप ना रहे। अगर दोनों स्टड्स के बीच में कोई भी गैप नहीं है तो एक सही स्क्रू गेज वो होता है जिसमें मेन स्केल का ज़ीरो, लीनियर स्केल का ज़ीरो और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो आपस में कंसाइड करने चाहिए। यानी कि जो इसका ज़ीरो है और जो यहाँ पर ज़ीरो वाला मार्क है ये ठीक एक के ऊपर एक होना चाहिए। यानी कि रेफरेंस लाइन पर जो ज़ीरो मार्क बना हुआ है ये ज़ीरो और सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो दोनों यहाँ पर होना चाहिए। कब, जबकि दोनों के स्टड्स को हमने ज्वाइन कर रखा है, यानी कि दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, तब ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसका मतलब होता है कि एरर है। एरर जो है दो तरह की होती है ज़ीरो एरर। एक होती है पॉजिटिव ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, और एक होती है नेगेटिव ज़ीरो एरर। ठीक है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर होती है और एक होती है नेगेटिव ज़ीरो एरर। राइट। पॉजिटिव ज़ीरो एरर का मतलब ये होता है कि जब दोनों स्टड्स के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट हमने नहीं रखी हुई है तब सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इससे नीचे की तरफ है। डायग्राम बना के दिखाता हूँ पॉजिटिव ज़ीरो एरर का। मतलब ये सर्कुलर स्केल है, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, और ये लीनियर स्केल थी, ये सर्कुलर स्केल है और ये रेफरेंस लाइन है। और इस समय पर जब स्टड्स में कुछ भी नहीं है तब इसका जो ज़ीरो है सर्कुलर स्केल का वो यहाँ पर है, और इसका ज़ीरो कहाँ पर होगा तब लीनियर स्केल का, यहाँ कहीं होगा। यानी कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर के केस में लीनियर स्केल का ज़ीरो दिख रहा होगा, लीनियर स्केल का जो ज़ीरो है वो नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, लेकिन ये वाला जो ज़ीरो है सर्कुलर स्केल का ये ठीक इसके सामने ना होके नीचे होगा। अगर नीचे है तो ये क्या है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर है।
अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर में जो रीडिंग होगी ना, वो कैसे आती है, एक्चुअल रीडिंग से थोड़ी ज़्यादा आएगी, जितनी एरर है उतनी ज़्यादा आएगी। तो फाइनल रीडिंग अगर ये हमने ले ली है कौन से स्क्रू गेज से, जिसमें ऑलरेडी एरर थी, पॉजिटिव एरर थी, उस स्क्रू गेज से अगर हमने ये वाली रीडिंग ले ली है तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से, जिससे कि रीडिंग में करेक्शन हो जाए, सही रीडिंग आ जाए। अब इसको सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं उसका रीज़न समझ लो कि अगर देखो जो सर्कुलर स्केल होती है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा मैं तो वो कहाँ जाएगी, इधर। यानी कि रीडिंग लेने के लिए अगर इन जॉ के बीच में या स्टड्स के बीच में स्पेस क्रिएट करना है, अगर स्क्रू गेज के स्टड्स के बीच में स्पेस क्रिएट करना है तो मुझे ये सर्कुलर स्केल को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाना पड़ेगा। जब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाऊंगा तो ये ज़ीरो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा और रीडिंग आएगी। लेकिन अगर ये ज़ीरो ऑलरेडी नीचे है और ये ज़ीरो एक्सपोज्ड है, यानी कि ये ऑलरेडी कितनी रीडिंग आ रही है इसमें, यहाँ पर ये इतनी रीडिंग तो आई गई ना। ठीक है, तो इसलिए ऑलरेडी अगर रीडिंग है जबकि दोनों स्टड्स के बीच में कुछ भी नहीं है तो इस रीडिंग को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। अब देखो इसको मेज़र कैसे करते हैं, आपको सिंपल ये देखना है कि जिस समय ये ज़ीरो नीचे है तब सर्कुलर स्केल का कौन सा वाला डिवीज़न, कौन से नंबर का डिवीज़न इस रेफरेंस लाइन के सामने है या इस ज़ीरो के सामने है। तो मान लो ये कि ये कौन सा nth है, तो इसकी जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगी उसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो जाती है nth डिवीज़न इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, ये nth डिवीज़न इनटू लीस्ट काउंट शायद दिख नहीं रहा है तो मैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर को लिखता हूँ n इनटू लीस्ट काउंट। नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होगी, नेगेटिव ज़ीरो एरर होगी कि ये मान लो लीनियर स्केल है, ये रेफरेंस लाइन है और यहाँ से मैं बना रहा हूँ सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल है। इसमें एरर तब होती है कि इसका तो ज़ीरो यहाँ पर है सर्कुलर स्केल का, और लीनियर स्केल का ज़ीरो कहाँ पर है। इस समय लीनियर स्केल का जो ज़ीरो है वो एक्सपोज्ड नहीं होगा, नहीं दिख रहा होगा। यानी कि इन दोनों स्टड्स के बीच में जब कोई भी चीज़ नहीं है तो लीनियर इस सर्कुलर स्केल को जब हमने घुमाया तो घुमाते घुमाते वो इसके ज़ीरो से भी ऊपर चढ़ के आगे निकल गया है। तो इस समय लीनियर स्केल का ज़ीरो दिख ही नहीं रहा होगा क्योंकि सर्कुलर स्केल उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो इसमें आप लिख लीजिए कि ज़ीरो, या स्पेस नहीं है तो मैं याद ही रखना कि ज़ीरो ऑफ लीनियर स्केल इज़ नॉट एक्सपोज्ड इन दिस कंडीशन। ये मैं इसलिए रिमाइंड करा रहा हूँ कि कई क्वेश्चन में लिखा नहीं होता है कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर है या नेगेटिव ज़ीरो एरर है, बस उस क्वेश्चन में ये दिया होता है कि लीनियर स्केल का ज़ीरो एक्सपोज्ड है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो अगर दोनों स्टड के बीच में कुछ भी नहीं है और लीनियर स्केल का ज़ीरो विजिबल है तो ये कौन सी एरर है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। और अगर दोनों स्टड के बीच में कुछ नहीं है उस केस में लीनियर स्केल का ज़ीरो एक्सपोज नहीं है, सर्कुलर स्केल उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, छुप गया है सर्कुलर स्केल से, तो फिर ये नेगेटिव ज़ीरो एरर होती है। अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो फिर करेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल रीडिंग ली है हमने इसमें से ज़ीरो एरर को ऐड कर देते हैं। एक चीज़ और याद रखना, लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर ज़ीरो एरर विथ नेगेटिव साइन दी है तो फिर उसको विथ नेगेटिव साइन इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा तो वो ऐड हो जाएगी इसमें। तो ज़्यादा अच्छा तो यह है कि नेगेटिव ज़ीरो एरर का जो मॉडुलस है उसको आप इसमें ऐड करेंगे फाइनल रीडिंग में। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब इसमें रीडिंग क्या होगी या एरर कितनी होगी, तो आपको ये देखना है कि सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो कौन सा वाला ज़ीरो यहाँ पर कंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन से। तो मान लो कि वो कौन सा वाला ज़ीरो नहीं, कौन सा वाला डिवीज़न, तो ये nth डिवीज़न है सर्कुलर स्केल का। सर्कुलर स्केल का nth डिवीज़न कंसाइड करता है रेफरेंस लाइन को, तो इसकी जो एरर हो जाती है यहाँ पर भी वही होगी n इंटू लीस्ट काउंट के बराबर। ठीक है, अब फाइनल रीडिंग क्या आएगी, फाइनल रीडिंग अब हमारी हो जाएगी, अगर एरर भी है तो यहाँ दिखेगा, अगर उसमें एरर भी है तो जो फाइनल रीडिंग है वो होगी फाइनल रीडिंग। तो फाइनल रीडिंग है x प्लस वाई इंटू लीस्ट काउंट। अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर थी इसमें तो उसको माइनस कर देना है, माइनस n इंटू लीस्ट काउंट,
मॉड लिया है मैंने इसका पॉजिटिव 0 एरर का, और अगर नेगेटिव 0 एरर है तो उसको ऐड कर देना है और उसका भी मॉड हो जाएगा लीस्ट काउंट इनटू n के बराबर, ठीक है। तो ये रीडिंग हो जाएगी, इसकी करेक्शन हो गया। तो ऑलमोस्ट थ्योरी कंप्लीट है। अब ज़रा थोड़ी सी डेप्थ वाली बात कर लें कि वर्नियर कैलिपर्स में हमने क्या काम किया था। वर्नियर स्केल में सेम लेंथ को ज़्यादा डिवीज़न में डिवाइड करते थे, क्योंकि वर्नियर स्केल की डिवीज़न का साइज़ छोटा होता है और मेन स्केल की डिवीज़न का साइज़ बड़ा था। वैसे ही अगर हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि वर्नियर स्केल में नंबर ऑफ डिवीज़न बहुत सारे बढ़ा दें और कैलकुलेशन कर लें, तो उसका रीज़न ये है भाई कि अगर एक डिस्टेंस ले ली मैंने, ये डिस्टेंस है सपोज 1 सेंटीमीटर के बराबर। इस 1 सेंटीमीटर के अगर मैंने 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए तो फिर मैं क्या चीज़ मेज़र करने के लायक हो जाऊंगा, मैं मिलीमीटर भी मेज़र कर लूँगा। एक डिवीज़न की लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 मिलीमीटर के बराबर। लेकिन अगर इस मिलीमीटर से भी छोटी डिस्टेंस मेज़र करनी है तो मैं इसके भी 10 पार्ट्स करूँ। अब ये 10 पार्ट्स जो होंगे ये मुझे दिखेंगे नहीं, ह्यूमन आई कैन नॉट सी सच ए स्मॉल पार्ट। यानी कि 1 सेंटीमीटर के अंदर अगर हम 100 इक्वल पार्ट्स कर दें तो इसकी लिस्ट काउंट कितनी हो जाएगी, 0.01 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगी। 1 सेंटीमीटर को हमने कितना पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 100 में, तो 1/100 सेंटीमीटर हम मेज़र कर सकते हैं। 1/100 सेंटीमीटर यानी कि ये कितना हो गया, 0.01 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो इतना मेज़र कर सकते हैं। लेकिन ये हम इसके बहुत छोटे छोटे पार्ट कर देंगे ना तो ये हमको दिखेगा नहीं। अगर नहीं दिखेगा तो क्या करना चाहिए, उसका तरीका निकाला साइंटिस्ट ने, स्मार्टली एक मेथड निकाला। उन्होंने क्या काम किया कि ये जो 1 मिलीमीटर है मैं इसके 100 पार्ट नहीं कर सकता, लेकिन इस मिलीमीटर पर जब मैंने ये सर्कुलर स्केल चलाई और इसके सर्कुलर स्केल के डिवीज़न कितने हैं, 100 है, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जब मैं एक रोटेशन कंप्लीट करता हूँ तो एक रोटेशन कंप्लीट करने में सर्कुलर स्केल यहाँ से यहाँ मूव कर जाती है। यानी कितनी मूव करती है, लीनियर डिस्टेंस 1 मिलीमीटर, और कितने पार्ट्स घूम जाते हैं इसके, 100। तो टेक्निकली हमने 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। यानी कि 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अच्छा ये मिलीमीटर में था, 1 मिलीमीटर को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो 1 मिलीमीटर को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो अब मैं इसकी रीडिंग कितनी ले सकता हूँ, 0.01 मिलीमीटर के बराबर, ठीक है। अब कोई कहे कि ये तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जो सर्कुलर स्केल है इसको 100 की जगह हम 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो फिर 1 मिलीमीटर अपॉन 1000 कर देंगे तो 0.001 मिलीमीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ फिर वही समस्या आने लगेगी। क्या समस्या आने लगेगी कि अगर मैंने इसको 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो वो जो ग्रेजुएशन मार्क्स इतने पास होंगे या इतने पास करने पड़ेंगे कि ह्यूमन आई उसको देख नहीं पाएगी, ठीक है। इसलिए हम इसके 100 पार्ट्स तक ही इसको लिमिटेड रखते हैं, ठीक है। अब कोई ये भी कह सकता है कि इसका डायमीटर हम बहुत बड़ा कर लें, इतना बड़ा डायमीटर कर लें और उसके फिर हम 10,000 पार्ट भी कर लें, तो फिर भाई ये डिवाइस इतनी बड़ी हो जाएगी वो प्रैक्टिकली यूज़ करने के काम की वो रहेगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखना कि 1 मिलीमीटर का जो साइज़ है, मान लो ये साइज़ कितना है, 1 मिलीमीटर है, इस 1 मिलीमीटर के भी अगर मैंने 100 इक्वल पार्ट कर दिए और अगर मैं ग्रेजुएशन मार्क्स बनाऊं तो मैं उसे देख नहीं पाऊंगा। तो उसका तरीका हमने ये निकाला है कि जब ये सर्कुलर स्केल मूव करे लीनियर स्केल पर तो एक रोटेशन में कितना मूव की है, 1 मिलीमीटर। लेकिन जब ये एक रोटेशन घूमती है ऐसे तो 100 डिवीज़न मार्क क्रॉस करती है, ये रेफरेंस लाइन के सामने से इसके 100 पार्ट्स निकल जाते हैं। तो हमने टेक्निकली जब ये 1 मिलीमीटर आगे बढ़ रहा था तो 100 पार्ट्स निकाल दिए, यानी कि 1 मिलीमीटर के 100 पार्ट्स कर लिए हैं, ठीक है। तो ये एक स्मार्ट तरीका था। तो इसको आप याद रखेंगे। इस पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे हम बाद में, और ये क्विक रिवीजन था, मैं बहुत डिटेल में नहीं गया हूँ इसके, और जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रखेंगे।